Jai Hind everyone, I welcome you all to Awakening classes. So supervisor specialization portion we were discussing. यूनिट 6 में हमने गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कीम स्टार्ट करी थी. उसके रिलेटेड जितने भी सब यूनिट्स थे गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स में वो हमने सभी कवर कर लिए हैं. एक ही टॉपिक रहता था इंस्टीट्यूशनल केयर का और इसको मैं खुद ही डिले कर रहा था. द रीजन बीइंग दैट इस टॉपिक में इतना कुछ फैक्चुअल नहीं है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, बट जो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसको हम समझेंगे ताकि कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसके रिलेटेड एग्जाम में आता है तो आप उसको इजीली कर सकते हो. तो अगर आज आप पेन नोटबुक नहीं भी लेके बैठे हैं तो कोई बात नहीं, आप जस्ट इनको लेक्चर को सुनो और ये जो थ्योरी है इसको समझ लो. बेसिकली इंस्टीट्यूशनल केयर क्या होते हैं, इनका काम क्या है, इनके फायदे क्या है, इनके नुकसान क्या है, जस्ट इतना ही आपने याद रखना है, इससे आपका काम बन जाएगा. वैसे तो मैं टॉपिक स्किप करने की सोचा था, बट फोमो क्रिएट ना होता है ना, आपको फोमो क्रिएट हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट थिंग्स, कि कुछ छूट गया, सर ने ये नहीं पढ़ाया. आल्दो अगर कोई टॉपिक आपको मैंने नहीं पढ़ाया तो वो कहीं ना कहीं किसी और टॉपिक में कवर हुआ ही होता है. तो आज इंस्टीट्यूशनल केयर को भी हम कवर करके इस टॉपिक गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स को कंप्लीट कर देंगे. इसके बाद एक दो टॉपिक इसी में रहते हैं तो उसको भी साथ साथ कवर करके इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे और स्पेशलाइजेशन पोर्शन को भी. ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल केयर के स्टार्ट करते हैं. देखो इंस्टीट्यूशनल केयर होता क्या है. ठीक है, इंस्टीट्यूशनल केयर एक ऐसा लिविंग इन्वायरमेंट है, मतलब रहने के लिए एक इन्वायरमेंट है जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया ताकि वो फंक्शनल, मेडिकल, पर्सनल और सोशल नीड पूरा कर सके उन इंडिविजुअल्स की जिनके पास फिजिकल, मेंटल और डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ऐसे, बेसिकली ये इंस्टीट्यूशनल केयर बच्चों की बात हो रही है तो चाइल्ड इंस्टीट्यूशन केयर है, मेनली उनके साथ हम इस टॉपिक में डील करेंगे. तो ये इंस्टीट्यूशनल केयर एक इस तरह के बेसिकली रेजिडेंशियल एरिया होते हैं, एक ऐसे लिविंग इन्वायरमेंट होते हैं जैसे बिल्डिंग्स होगी, ऐसे लिविंग रहने की जगहें होती हैं जहाँ पर वो बच्चे या वो बूढ़े इंसान जिनको उनके घर से में भी निकाल दिया जाता है या वो मेंटली डिस्टर्ब है, ऐसे लोगों को रखा जाता है टेम्परेली या परमानेंटली. इस जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं दैट आर नोन एज इंस्टीट्यूशनल केयर्स. ठीक है, जहाँ पर उनको केयर प्रोवाइड की जाती है मेनली टेम्परेरी पर्पसेस के लिए. यहाँ पर बच्चों के लिए जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट हैं उनकी मेनली बात की जाती है, जैसे ऑर्फनेजेस वगैरह हो गए, वहाँ पर उनको रखा जाता है और 18 से अबव जब वो हो जाते हैं तो उनको बेसिकली कोई ट्रेनिंग वगैरह देके काम सिखाया जाता है ताकि वो नई लाइफ में एंटर करके कुछ काम भी कर सके. तो ये बेसिकली मीनिंग है इंस्टीट्यूशनल केयर का. ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल केयर कहाँ कहाँ प्रोवाइड की जाती है, जो आपने ऑर्फनेजेस का नाम सुना होगा, नर्सिंग होम्स है, कोई रेजिडेंशियल फैसिलिटीज होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर होंगे, ये सारे किस में आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल केयर में. ऑर्फनेजेस में जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है. तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल केयर का ही पार्ट है. नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल केयर एक तरह का रेजिडेंशियल केयर है, लार्ज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. तो लार्ज नंबर ऑफ बच्चों को एक रेजिडेंशियल जगह में रखा जाता है जिन बच्चों में कुछ एबनॉर्मेलिटीज होती हैं या उनको सरेंडर कर दिया जाता है, अबेंडन कर दिया जाता है, या उनको जैसे फॉर एग्जांपल सेक्स रैकेट से बचाने के लिए ऐसे बच्चों को कहाँ पर रखा जाता है, हमें रेजिडेंशियल केयर के अंदर, जिनको हम इंस्टीट्यूशनल केयर, चाइल्ड इंस्टीट्यूशनल केयर भी कहते हैं. ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग. इसको हम सोशल केयर भी कहते हैं, इस प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनल केयर को सोशल केयर भी कहते हैं, ये वर्ड भी याद रखना. और यहाँ पर बेसिकली रिलेटेड चिल्ड्रन नहीं होते, बेसिकली सभी रिलेटिव्स नहीं होते, आपके रिश्तेदार नहीं होते, अनरिलेटेड चिल्ड्रन इकट्ठे रहते हैं. तो बहुत चीज़ें यहाँ पर सीखने को भी मिलती हैं. इसके प्रोज और कॉन्स दोनों देखेंगे इस चीज़ का, बेसिकली इंस्टीट्यूशनल केयर के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है. ठीक है, इसमें 24 आवर केयर दी जाती है बाय ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड एडल्ट्स. तो इसको 24 आवर्स के लिए वहां पर ही अनाथ आश्रम में बच्चे देखे होंगे. आपने अगर किसी ऑर्फनेज को विजिट करा है तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा, और अगर आपने नहीं विजिट करा तो आपको ज़रूर ऑर्फनेजेस में जाना चाहिए. ठीक है, आपके साथ में एक स्मॉल सा इंसिडेंट शेयर कर देता हूँ क्योंकि आज का टॉपिक है ही थ्योरेटिकल, तो एक मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ भी बता देता हूँ. वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन कॉलेज टाइम में मेरी एक दोस्त थी, अभी भी मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है. उसने क्या, उसका एक मतलब फंडा था लाइफ में कि मतलब जब भी उसका बर्थडे होता है, व्हाट शी डज, शी यूज टू गो टू ऑर्फनेजेस. तो हर अपने बर्थडे में वो ऑर्फनेज में जाती है. उसमें क्या करती है, वो मैं भी एक दो बार कंपनी कर रहा हूँ उसके साथ, मैं गया हूँ ऑर्फनेजेस में. उसमें क्या करती है, कभी वो राशन लेके जा रही होती है, कभी वो बिस्किट्स लेके जा रही है, तो मतलब अपना बर्थडे वो ऑर्फनेजेस में सेलिब्रेट करती है. तो देखो कितनी अच्छी चीज़ है. ऑल्दो वो कोई एम्प्लॉय नहीं है, हमारे कॉलेज टाइम पे थी, वो भी ट्यूशन्स दे के मतलब पैसे कमा के और उन पैसों से वो करी है. कई बार ये मैं आपके साथ इंसिडेंट इसलिए शेयर कर रहा हूँ, इसका आपका इस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, बट मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ. कई बार हम लोग पता है क्या सोचते हैं, जब हमारी जॉब लग जाएगी, हमारे पास इतने पैसे होंगे, उसके बाद हम लोगों की हेल्प करेंगे. वो टाइम कभी नहीं आने वाला, उस टाइम आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे. तो बेसिकली अगर आपको हेल्प करनी होती है तो आप स्मॉल जिस सिचुएशन में हो वहां से स्टार्ट करोगे, तो बढ़ते बढ़ते
जब आपके पास रिसोर्सेज भी आएंगे तो आपके अंदर वो हेल्पिंग नेचर तब भी एग्जिस्ट करता होगा, तब आप हेल्प कर पाओगे। अगर आप ये सोचो कि एक टाइम पे आने के बाद जब मेरी जॉब होगी देन आई विल हेल्प अदर्स, तो वो टाइम कभी नहीं आने वाला। तो ये कुछ लाइफ लेसन्स जो हैं, ये सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, तो सोसाइटी में इन चीज़ों को अगर आप ये सब पढ़ रहे हो यार कि ऑर्फनेजेस होते हैं, चाइल्ड के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, फीमेल की ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए आप अपने एंड पे क्या कर रहे हो वो भी मैटर करता है। जस्ट एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना, उसके बाद भी बहुत बड़ी लाइफ है अभी, ठीक है। आई होप मैंने आपका प्रीशियस टाइम ज़्यादा नहीं लिया होगा इस बात को समझाने के लिए। और ये एक लाइन आप सबने पढ़ी होगी अपनी छोटी क्लासेस में भी, नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, देयर कैन बी नो कीनर रेवोल्यूशन ऑफ अ सोसाइटीज सोल देन द वे इन विच इट ट्रीट्स इट्स चिल्ड्रन। मतलब अगर आपने किसी सोसाइटी को समझना है, कोई सोसाइटी को बेस्ट कौन सी चीज़ एक्सप्लेन करती है, सोसाइटी की सोल को, मतलब हमारी सोसाइटी की आत्मा, मतलब सोसाइटी का बेस, किस बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि सोसाइटी अच्छी है या बुरी है, किस बेसिस पे कर सकते हो कि किस तरह से वो अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। जिस तरह से एक सोसाइटी एक बच्चे को ट्रीट करती है, एक चिल्ड्रंस को ट्रीट किया जाता है किसी सोसाइटी के अंदर, उस बेसिस में हम जज कर सकते हैं एक सोसाइटी अच्छी है या बुरी है। यहाँ से चाइल्ड केयर की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। ये स्टेटमेंट किसने दी हुई है? नेल्सन मंडेला ने। ये चीज़ याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बेसिकली चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की बात जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें की गई है। वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर नेल्सन मंडेला की एक लाइन भी मुझे ये दिखी वहाँ पर मिली और मैंने यहाँ पे आपको डाल दी। और ये लाइन मैंने अपनी स्मॉल क्लासेस में भी पढ़ी थी कि अगर किसी आपको सोसाइटी को जज करना है कि वो सोसाइटी अच्छी है या बुरी है, वो किस बेसिस में जज कर सकते हो कि बच्चों के साथ उस सोसाइटी में किस तरह से ट्रीट किया जाता है। जिस सोसाइटी में बच्चों को अच्छी वे में ट्रीट किया जाता है वो सोसाइटी अच्छी सोसाइटी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इसके बारे में तो बहुत पढ़ा हुआ है, तो अब आपके दिमाग में जुवेनाइल जस्टिस जैसे ही एक्ट मैंने बोला आपको ईयर आ जाना चाहिए कि कौन से ईयर में ये एक्ट आया था। अभी आप कमेंट सेक्शन में मुझे वीडियो पॉज करके बताओगे ये, और ये चीज़ आपको आनी चाहिए। देखो आपने जो पूरा टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक में आपने बच्चों के रिलेटेड, वुमेन के रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स और लॉज पढ़े हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट जो जुवेनाइल के साथ अच्छे में जुवेनाइल के बारे में हमें बताता है, उनके जो क्या क्या उनके रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनके साथ क्या क्या क्राइम्स होते हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, ये सारी चीज़ें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बताई गई हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट प्रोवाइड करता है कि एक इंस्टीट्यूशन केयर स्ट्रक्चर होने चाहिए बच्चों के लिए। तो ये याद रखना, अगर आपको एग्जाम में इस तरह से आ जाता है कि कौन सा एक्ट जो है इंस्टीट्यूशन केयर स्ट्रक्चर फॉर चिल्ड्रन के बारे में बात करता है, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये सेपरेट होते हैं उन चिल्ड्रंस के लिए। देखो दो तरह के चिल्ड्रन होते हैं, एक चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ऐसे बच्चे जिनको जरूरत है केयर और प्रोटेक्शन की, और एक चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जो कन्फ्लिक्ट हैं विद लॉ, ठीक है। तो ये दोनों चिल्ड्रन, फॉर एग्जांपल कुछ क्राइम वगैरह में इन्वॉल्व हैं तो उनके लिए अलग इंस्टीट्यूट हैं, और चिल्ड्रन जिनको केयर और प्रोटेक्शन चाहिए, फॉर एग्जांपल किसी को फैमिली छोड़ गई बाहर, अबंडेंस सरेंडर है, तो CNCP में वो आ जाते हैं, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कन्फ्लिक्ट विद लॉ चल रहे हैं, CCL वाले, तो उन दोनों को ही बेसिकली यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल केयर प्रोवाइड होना चाहिए। ये कौन कहता है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। और अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और एज वेल एज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करें, एक चाइल्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लाइन मार्क कर लो, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एज वेल एज जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उनका मानना है कि जो इंस्टीट्यूशनल केयर है जिसमें बच्चों को रखा जाता है वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। मतलब सबसे पहली कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम उस बच्चे को अपने पेरेंट्स तक पहुंचा दें। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है, अगर पेरेंट्स के साथ वो फिट नहीं बैठ रहा है या पेरेंट्स नहीं है, उनको अबेंडन कर चुके हैं, तो ऐसे बच्चे को उसके बाद लास्ट रिसॉर्ट उसके लिए क्या होना चाहिए? इंस्टीट्यूशनल केयर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर आपको ये बोले एग्जाम में कि चाइल्ड जो है इंस्टीट्यूशन केयर में वो फर्स्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो चिल्ड्रन को यही लाइन बता रहा है कि चिल्ड्रन को इंस्टीट्यूशन में तभी रखना ओनली व्हेन इट इज फाउंड दैट द रिस्टोरेशन ऑफ द चाइल्ड टू द पेरेंट्स और फैमिली में नॉट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अगर ये चीज मानी गई है कि उस बच्चा उस फैमिली के साथ उसके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है रहना, फॉर एग्जांपल वो फैमिली उसको एक्सप्लॉइट कर रही है या उसमें सेक्सुअल एक्सटॉर्शन हो रही है बच्चे की, ऐसी चीज़ें अगर कंसीडर की जाएंगी तो उसको फैमिली में नहीं रखना। अदरवाइज प्रायोरिटी देनी चाहिए कि उसको फैमिली में रखा जाए, ठीक है। हमने अभी तक नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर पढ़ी है ना, फॉर एग्जांपल एडॉप्शन है, एडॉप्शन वगैरह ये इंस्टीट्यूशन केयर में नहीं आते हैं, ठीक है। एडॉप्शन हो गया, हमारे पास फॉस्टर केयर हो गया, ये सारे नॉन इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। तो बेसिकली पहले हम उनको प्रेफर करेंगे। बट अगर सपोज करो कि कोई बच्चा फैमिली के साथ फिट नहीं बैठ रहा है, उसके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, तो फिर हम उसको इंस्टीट्यूशनल केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, चीज़ें आप रिलेट कर पा रहे हैं सारी, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा फैक्चुअल है नहीं है जो मैं आपको बताऊं, ये तो एक कंसेप्चुअल चीज़ है।
इंस्टीट्यूशन केयर क्या है आप सबको पता है, अनाथ आश्रम क्या होता है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, बच्चों को क्यों वहाँ पर रहना चाहिए, क्यों नहीं रह। अभी मैं आपको प्रोज कॉन्स पढ़ाऊंगा, वो भी आपको खुद ही पता होंगे। जस्ट मेरे को आपको ना एक टच देना है कि आप ये ना सोचो कि आपने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है। ऑल्दो ये टॉपिक अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा, आप एग्जाम में बैठ के भी इसको कर सकते थे, ठीक है। अब देखो इंस्टीट्यूशन केयर किसके लिए होती है, तो इंस्टीट्यूशन केयर होती है डिपेंडेंट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, जिनको नेग्लेक्ट कर देती है फैमिली, और डिपेंडेंट होते हैं जो उनके लिए होती है, फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए होते हैं, डेवलपमेंटली डिलेड चिल्ड्रन मतलब जिनकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन जो होते हैं उनके लिए क्या है इंस्टीट्यूशन केयर की। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, फॉर एग्जांपल जो क्राइम्स में इन्वॉल्व पाए गए हैं, ठीक है, या ऐसे चिल्ड्रन हैं फॉर एग्जांपल जिनको अबेंडन कर दिया गया, सरेंडर कर दिया, ऐसे चिल्ड्रन हैं फॉर एग्जांपल जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट बन चुके हैं, तो उन सभी को इंस्टीट्यूशन केयर में बाद में रखा जाता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन केयर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज वहाँ पर ग्रुप लिविंग होती है। यहाँ पर ये तो नहीं है कि एक फैमिली के पर्सन रहते हैं, डिफरेंट बच्चे हैं एक ही जगह में एज अ ग्रुप रहते हैं, तो ग्रुप लिविंग वाली फीलिंग है वहाँ पे। स्टैंडर्ड केयर क्वालिटी होती है वहाँ पर, और ट्रीटिंग रेजिडेंट सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, तो इक्वलिटी वाली चीज़ें भी बच्चा वहाँ पर सीखता है। तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल केयर। अब इंस्टीट्यूशन केयर में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, एक इंडिपेंडेंस लिविंग, ठीक है। इंडिपेंडेंस देखो अगर वो फैमिली में रहेगा तो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द फैमिली, बट वहाँ पर इंडिपेंडेंट होती है। असिस्टेड लिविंग मतलब एक चिल्ड्रन दूसरे चिल्ड्रन को हेल्प करके चलता है, तो एक असिस्टेंस वाली फीलिंग भी वहाँ पर डेवलप होती है, और नर्सिंग होम से सारे इंस्टीट्यूशनल केयर का पार्ट है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इंस्टीट्यूशन केयर में है प्रोज और कॉन्स, तो क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है इंस्टीट्यूशन केयर के। सबसे पहली बात, इंस्टीट्यूशन केयर जो है डाइल्यूट करता है इमोशनल रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ इसका पॉजिटिव क्या है, कई बार क्या होता है कुछ बच्चों के उनके पेरेंट्स के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है, ठीक है, इमोशनली वो बहुत मतलब उनमें ऐसे रहता है कि कांटे वाली टक्कर वाला सीन रहता है, ठीक है। तो अगर वो उनका इमोशनल पेरेंट्स के साथ इमोशनल बॉन्ड उतना अच्छा नहीं है, उस चीज़ को डाइल्यूट करने में बेसिकली हेल्प करते हैं, क्योंकि आपका इमोशन वहाँ पर घर पे सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ है, बट अगर आप इंस्टीट्यूशन केयर में रहते हो वहाँ पर 200 बच्चा भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, तो बेसिकली आपका इमोशनल रिलेशन जो है वो डाइल्यूट हो रहा है। और अगर पॉजिटिव वे में आप पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वो भी यहाँ पर आके डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफर ग्रेट टॉलरेंस फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। अगर आप घर पे रहोगे तो आपके पेरेंट्स तो एक दो तरह का ही बिहेवियर होगा, मदर का अलग होगा, फादर का अलग होगा, बट अगर आप एक इंस्टीट्यूशन केयर में रहते हो, वहाँ पर 50 बच्चे हैं एक साथ रह रहे हो, हर एक का अलग अलग बिहेवियर है, तो आपके अंदर एक टॉलरेंस बन जाता है कि अलग अलग तरह के बिहेवियर के साथ लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, तो ये चीज़ भी वहाँ पर सीखी जाती है इंस्टीट्यूशन केयर में। एक स्ट्रक्चर और रूटीन वे में सब चीज़ें होती है, एक डिसिप्लिन वे में आपको पता है कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो काम करता है। घर में आप इंस्टीट्यूट में आप उठोगे, अगर आपको 6 बजे उठाया जा रहा है तो घर पे आप 9 बजे भी उठोगे, आपके पेरेंट्स आपके साथ मतलब इतना लीनियंट वे में ही बात करेंगे, तो बेसिकली स्ट्रक्चर रूटीन जो है वहाँ पर इंस्टीट्यूशन केयर में डेवलप होती है। यूज ग्रुप प्रेशर टू मोटिवेट चेंज लाने के लिए ग्रुप प्रेशर जो है वहाँ पर क्रिएट होता है, ठीक है, एज अ ग्रुप वहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है, और ये मोटिवेट करता है आपको कि आप में चेंज आना चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए हेल्पफुल रहे। प्रोवाइड्स अ डाइवर्स ट्रेन स्टाफ, तो अलग अलग तरह का ट्रेन स्टाफ वहाँ पर आपको मिलता है। एबिलिटी टू डेवलप स्पेशल प्रोग्राम फॉर द केयर टेकर्स, के लिए स्पेशल प्रोग्राम जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हम मान सकते हैं इंस्टीट्यूशन केयर में। देखो इंस्टीट्यूशन केयर में हम बोल सकते हैं कि बच्चा जो है बेसिकली सोसाइटी में जाने से पहले एक बार अच्छे वे में प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि अलग अलग बच्चों के बीच में वो रहता है, हर तरह के बच्चों के देखता है, कुछ झगड़ने वाले भी होंगे, कुछ हेल्पिंग भी होंगे, तो डिफरेंट चीज़ें वो सीखता है और उसको सोसाइटी में रहने का एक मतलब पहले ही एक वे फॉरवर्ड पता चल जाता है। अब इसके कॉन्स क्या हैं, एक तो सबसे पहली बात एक्सेसिव रिजिडिटी, तो आपको पता है इन इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होती है, इनके जो रूल्स हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उसमें बच्चे का मतलब रहना इज डिफिकल्ट, तो एक्सेसिव रिजिडिटी एक कौन सा है। लैक्स इन प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड केयर, तो यहाँ पर कोई इंडिविजुअलाइज्ड केयर थोड़ी होती है, एक पर्सन पे एक चाइल्ड पे स्पेसिफिकली केयर नहीं होती है, ग्रुप केयर ही होती है, तो यहाँ पर इंडिविजुअलाइज्ड केयर की मतलब स्कोप नहीं होता है। बट जैसे हमने थीरीज पढ़ी थी जिसमें स्टेजेस ऑफ माइंड डेवलपमेंट की थी, अगर आप उस चीज़ के साथ रिलेट करके देखो तो उन्होंने बोला था कि स्टार्टिंग की जो चिल्ड्रन की स्टेज होती है वहाँ पर जो इंडिविजुअलाइज केयर अच्छे से होनी चाहिए, जिस तरह से पेरेंट बच्चे को ट्रीट करेंगे आगे फ्यूचर भी उसी तरह का होगा, तो ये भी एक इसमें लैक है, ठीक है। बीस डेविएंट बिहेवियर, तो अलग अलग बिहेवियर जो है वो उस बच्चे में आ जाएंगे। डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर गिवर्स, तो केयर गिवर्स की डिसकॉन्टिन्यूटी रहती है, एक मतलब हर टाइम केयर नहीं मिलती है,
हर पर्सन सेम पर्सन ही केयर नहीं दे रहा होता, वो भी चेंज हो रहे होते हैं, तो एक डिसकंटिन्यूटी वहाँ पर मेंटेन रहती है, ठीक है, जो भी एक कॉन में आता है। प्रोवाइड्स लिमिटेड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट भी वेल इफेक्टिव नहीं रहता ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन, अदर रीजन एज वेल एज, तो प्रोवाइड यहाँ पर लिमिटेड ट्रीटमेंट मिलता है, जो कि घर में अच्छे वे में आपको ट्रीटमेंट मिलता है। एक एबनॉर्मल सी सोशल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है, और डेवलपमेंटल अप्रोच में इतना एम्फेसिस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स बच्चों को जिस तरह से डेवलपमेंट में फोकस करेंगे, बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट में, उतना इतने बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं हो पाएगा और इतना पेन भी कोई नहीं लेगा। तो बेसिकली कई ऐसे हैं जो लेते हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करता, बट जितनी एक इंडिविजुअलाइज वे में बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में इम्फेसाइज हो सकता है, वैसा यहाँ पर नहीं होता। ये भी इसके कॉन्स में आ जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब अगर आप बोलोगे सर इस टॉपिक में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है जो एग्जाम में आए, तो मैंने आपको पहले ही बोला था, आपका फोमो खत्म करने के लिए मैंने आपको टॉपिक करवा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप एग्जाम में जाओ और उससे पहले आपके दिमाग में हो कि सर ने इंस्टीट्यूशन केयर वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया, इसलिए मैंने ये कवर कर दिया। एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, वो कब आया था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, बाकी पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर हो जाएगी। दूसरा सेक्शनल मॉक टेस्ट हमने आपको प्रोवाइड करे थे। देखो ये तो अब डेट निकल चुकी है, बट सेक्शनल टेस्ट जो है हर यूनिट वाइज टेस्ट है, वो हमारी वेबसाइट में पड़े, जस्ट 79 रुपीज़ के हैं। अगर आप इनरोल करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हर यूनिट वाइज को पहले एक यूनिट को प्रिपेयर करो, उसका टेस्ट दे दो। तो देखो आपको एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पर, और दूसरा आपके माइंड में भी ऐसे सॉल्व करने वाली आएगी, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जो कि मेन डे एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू और आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार इस वीडियो में आए, तो स्पेशलाइजेशन का पूरा लेक्चर जो है वो पढ़े हुए हैं, उनको जाके आप देख सकते हो। उसके साथ बाकी पोर्शन भी हम साथ साथ कवर करवा रहे हैं। रोज आपको लेक्चर आ रहा है, मॉर्निंग में हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता देते हैं ये लेक्चर आ रहा है, तो आप उसके रिलेटेड बाकी चीज़ें पढ़ के आते हो, फिर हम एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन या थ्योरी फॉर्मेट में भी आपको वो कवर करवाते हैं, ठीक है। जैसे हमने आज कल विटामिन वाला एक उसका लेक्चर आया था, सॉरी विटामिन नहीं, जो हमारा वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन वाला लेक्चर आया था, वो भी आपने देखा था। बहुत अच्छे रिप्लाईज थे, मैंने कमेंट सेक्शन को गो थ्रू करा था। तो मतलब कहने की बात यह है कि जैसा आप हमें बोलोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप कमेंट सेक्शन में आज बोलते हो कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, इसके रिलेटेड आप हमें कंटेंट लाओ, तो मैं कोशिश वही करूंगा कि उस पर पहले फोकस किया जा सके। तो कमेंट जरूर करेंगे, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हमें किस तरह से आपके लिए चीज़ें लानी है, ठीक है। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।